चैप्टर्स 489, 490, 491, 492, चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 489, चांगशान यिन पर बिहाज। वो जीत गए थे, लेकिन मायिंग के चेहरे पर जरा सा भी घमंड नहीं था। उसने कहा, वॉम्पॉन्ड घाटी ऐसी जगह है जिसका बचाव करना आसान है लेकिन हमला करना मुश्किल। यहाँ बड़ी बड़ी गर्माहट वाली झीलें हैं, बड़ी बर्फबारी बस आने ही वाली है और ये जगह एक नेचुरल सेफ जोन है। इसे हासिल करके मेरे ट्राइब को एक ऑपरेशंस का बेस मिल गया है। हम हमला करते हुए आगे बढ़ सकते हैं या पीछे हटकर अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा खुश हूं वो है 2 लाख से ज्यादा टेरर क्लोर घोड़े। इन घोड़ों के साथ अंकल अपने घोड़ों के झुंड का स्केल काफी बढ़ा सकते हैं और आने वाली वीरों की सभा में मेरे माँ ट्राइब की शान और ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। उसका अंकल कोई और नहीं बल्कि मौजूदा 3 महान एंस्लेवमेंट मास्टर्स में से एक था माजुन। जब माजुन का जिक्र हुआ तो सभी माँ ट्राइब के गू मास्टर्स की एक में इज्जत और रिस्पेक्ट साफ दिखने लगी। यहां से निकलने से पहले अंकल ने मुझे बताया था, हमारे माँ ट्राइब के लिए एक बड़े स्केल का ट्राइब बनना आसान नहीं था। कई 100 सालों की जमा पूंजी, मेहनत और किस्मत के बाद हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन जैसे जैसे ट्राइब बढ़ रहा है इस बुनियाद को बचाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। वॉम्पॉन्ड घाटी पर कब्जा करके भी हमने सिर्फ अपनी आग को बचाए रखने के लिए एक बेस हासिल किया है। पूरे ट्राइब को बचाने का एक हाई तरीका है कि हम एक कदम और आगे बढ़ें, और वो है इंपीरियल कोर्ट में दाखिल होना। मायिंग जी ने सबकी तरफ देखा और बोलना जारी रखा, इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड, जाइंट सन अमर पूजे की देह है जो उन्होंने अपने वंशजों के लिए छोड़ी है। खासकर वो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग जिसमें अमर पूजे की विरासत है। अंकल ने कहा है कि मेरा ब्लड लाइन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में एंटर करने के क्राइटेरिया को पूरा करता है। अगर मैं अमर पूजे की विरासत हासिल कर सका और बाद में एक गू इमॉर्टल बन गया तो हमारा माँ ट्राइब नॉर्दर्न प्लेन्स का नया सुपर ट्राइब बन जाएगा। सुपर ट्राइब इस एक लफ्ज ने माँ ट्राइब के लोगों की ईंट में एक अजीब सी खुमारी भर दी। नौजवान ट्राइब लीडर, आप हमारे ट्राइब के 100 साल में एक बार पैदा होने वाले जीनियस हैं। हमारे ट्राइब का फ्यूचर आपके कंधों पर है। लॉर्ड माजुन भले ही कम बोलते हैं लेकिन उनके दिल में ट्राइब के लिए सच्ची परवाह है और उनकी सोच बहुत दूर की है। ये सब अपनी आंखों से देख पाना और नौजवान ट्राइब लीडर के साथ लड़ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। नौजवान ट्राइब लीडर, हमें शोहरत की बुलंदियों तक ले चलिए। माँ ट्राइब के गू मास्टर्स जोश में नारे लगाने लगे। मायिंग जी मुस्कराया। सच तो ये था कि माजुन ने ऐसी कोई बात कभी नहीं कही थी। ये सब बातें उसने खुद बनाई थी। माजुन के नाम और प्रेस्टीज का सहारा लेकर मायिंग जी अपने नाम को और चमका रहा था। जरा सोचो, जब माजुन जैसा आदमी उस पर इतना भरोसा करता है तो बाकियों को तो अंधाहाय होना पड़ेगा जो उसका सपोर्ट ना करें। मायिंग जी को इस बात की भी चिंता नहीं थी कि माजुन सच पता चलने पर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। माजुन एक अजीब इंसान था। बचपन में भी वो इतना कम बोलता था कि उसके माँ बाप को लगने लगा था कि वो गूंगा है। माजुन को घोड़ों से प्यार था और बचपन में ट्राइब के लोग मजाक में उस घोड़ा पागल और घोड़ा बेवकूफ ब्यूलेट थे। वो एकदम अकेला रहने वाला इंसान था और उसने जिंदगी में कभी शादी नहीं की। उस सिर्फ घोड़ों से प्यार था और वो साल भर उनके साथ ही रहता था। दुनिया की ताकत और मामलों में उसकी जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। मायिंग जी की निगाहें सितारों की तरह चमक उठी। आप सब मेरे माँ ट्राइब के स्तंभ हैं। आप सब में कई ऐसी खास बातें हैं जो मेरे मायिंग जी के सीखने लायक हैं। मैं अभी भी नौजवान हूं, अकेला माँ ट्राइब को नहीं संभाल सकता। आगे चलकर मुझे आप सबकी मदद की उम्मीद है। नौजवान ट्राइब लीडर ये क्या कह रहे हैं? यंग लॉर्ड की बातों से हम शर्म से पानी पानी हो गए। इन सालों में नौजवान ट्राइब लीडर की परफॉर्मेंस हमारे दिलों में घर कर गई है। हम जरूर आपके पीछे चलेंगे। माँ ट्राइब के लोगों ने जल्दी से हामी भरी। मायिंग जी ने आगे कहा, हालांकि अंकल माजुन ने अपनी उम्मीदें मुझ पर टिकी रखी हैं, लेकिन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में अमर पूज्य की विरासत हासिल करने के लिए हमें किस्मत का भी साथ चाहिए होगा। लेकिन अगर मैं न्यूज़ हासिल कर भी लूं तो ट्रू यांग बिल्डिंग के अलावा भी इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में हर तरफ विरासतें बिखरी पड़ी हैं। इसीलिए इतिहास में जितने भी ट्राइब्स इंपीरियल कोर्ट में दाखिल हुए हैं उनकी ताकत में भारी इजाफा हुआ है। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं मैं जोश से भर जाता हूं। ट्राइब के लोग जोर से हंस पड़े। सिर्फ जोश ही नहीं, मैं तो जब भी इसके बारे में सोचता हूं मेरे मुंह से लार टपकने लगती है। हाँ, नौजवान ट्राइब लीडर को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम हार गए तो हम फिर वापस आएंगे। हम माँ ट्राइब के योद्धा हैं जो कभी हार नहीं मानते।
इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का मामला टीएनटी पर्वत जैसा ही था, जहां गू मास्टर्स अक्सर अपनी विरासतें छोड़ जाते थे। नॉर्दर्न प्लेन्स का माहौल बहुत ही जालिम था। हर 10 साल में एक भयानक बर्फबारी होती थी। ये बर्फ का तूफान पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को अपनी चपेट में ले लेता था। ये बर्फबारी हर चीज को चाकू की तरह काट देती थी। जंगलों में बनाई गई कई विरासतें तबाह हो जाती थी। इसीलिए इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में विरासतें बनाना धीरे धीरे नॉर्दर्न प्लेन्स की एक परंपरा बन गई थी। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की अमर पूज्य विरासत के अलावा भी कई दूसरी विरासतें थीं, जो अपने किस्मत वाले मालिक का इंतजार कर रही थी। बिल्कुल, किस्मत वाले इंसान को पहले इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में दाखिल होना पड़ता था, तभी वो ये सौभाग्य पा सकता था। बर्फबारी से बचकर सुरक्षित रहना और साथ ही हर तरफ बिखरी विरासतें, यही वजह थी कि इंपीरियल कोर्ट के लिए होने वाली जंग में घास के मैदानों के सभी ट्राइब्स के बीच घमासान लड़ाई होती थी। ये लड़ाई पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को शामिल करती थी और इसका स्केल बहुत ही बड़ा था। छोटे ट्राइब्स जिंदा रहना चाहते थे, मीडियम स्केल के ट्राइब्स आगे बढ़ना चाहते थे और बड़े ट्राइब्स अपनी बुनियाद बचाना चाहते थे। सिर्फ राइचस पाथ हाई नहीं, डिमोनिक पाथ के गू मास्टर्स भी ब्लेस्ड लैंड में घुसकर गू मास्टर विरासतें हड़पना चाहते थे। इसी जंग के लिए वीरों की सभा अस्तित्व में आई और धीरे धीरे नॉर्दर्न प्लेन्स के लोगों की एक पक्की परंपरा बन गई। जैसे जैसे भयानक बर्फबारी नजदीक आती, नॉर्दर्न प्लेन्स के सभी मशहूर इलाकों में एक ही समय पर वीरों की सभा आयोजित की जाती। हमने इस बार फेई ट्राइब को खत्म कर दिया है, इससे हमें टियन श्वैन की वीरों की सभा में आगे बढ़ने में बहुत फायदा होगा। बस अगर हम चेंग ट्राइब को अपने नीचे ला सकें, तो हमारे मा ट्राइब को एक मजबूत बढ़त मिल जाएगी। सही बात है, सिर्फ वीरों की सभा जीतकर ही हम और एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं और कई ट्राइब्स को हमसे जुड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। यह नॉर्दर्न प्लेन्स की महायुद्ध का पहला कदम है और सबसे इंपॉर्टेंट कदम भी। हम इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में जाना चाहते हैं, इसलिए हमें दूसरे इलाकों पर भी नजर रखनी होगी। यूटियन, मेंग्क्यू और सियोफू की वीरों की सभा, सब पर गहरी नजर रखनी जरूरी है। जैसे हाइमा ट्राइब के बड़े लोग जोश से चर्चा कर रहे थे, एक संदेशवाहक गू मास्टर तेजी से अंदर आया और मा यिंगजिए को सबसे नई खबर दी। खबर पढ़ते हाइमा यिंगजी का चेहरा गंभीर हो गया और थोड़ी देर बाद उसने वो खबर अपने पास बैठे ग्रुप को दे दी। सबने एक एक करके उस पढ़ा और बीच बीच में हैरानी, लंबी सांसें या अंदाजे लगाने लगे। डोंगफैंग ट्राइब ने चाओ ट्राइब को पहले ही अपने अधीन कर लिया है, इसके साथ ही वो काफू की वीरों की सभा के मालिक बन गए हैं। मेंग्क्यू इलाके में नूअर ट्राइब ने सच में नूरतू को भेजे दिया है। उनका जोश बहुत ही डरावना है, मुझे डर है कि ल्यू ट्राइब उन्हें रोक नहीं पाएगा। यूटियन की वीरों की सभा में भी हंगामा मचा हुआ है। पहले का वुल्फ किंग चांग शनयिन अचानक से प्रकट हो गया है। ये चांग शनयिन सच में बहुत खतरनाक है। उसने गे ट्राइब को लीड करते हुए 3 ट्राइब्स को चैलेंज किया, यहां तक कि पे यानफी को भी हरा दिया। यूटियन इलाके में हे ट्राइब का ही लू लन और ल्यू ट्राइब का ल्यू वैन वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। एफ्लैट जब वुल्फ किंग आ गया है, इसका जरूर बड़ा असर पड़ेगा। ये कहना बहुत मुश्किल है कि यूटियन की वीरों की सभा में क्या होगा। जल्द ही सबकी चर्चा का केंद्र फैंग युआन बन गया। चांग शनयिन की पहचान नॉर्दर्न प्लेन्स में कई सालों से फैली हुई थी। एफ्लैट अचानक वो जिंदा हो गया था और तूफान मचा रहा था। ये ट्राइब सिर्फ एक मामूली मीडियम स्केल ट्राइब था, लेकिन चांग शनयिन के दखल से वो जबरदस्ती 3 ट्राइब्स को चुनौती दे पाए और यहां तक कि पे यानफी जैसे एक्सपर्ट को भी हरा दिया। खासकर जब उन्होंने जांच पड़ताल की और पता चला कि गे ट्राइब का नया नियुक्त ट्राइब लीडर सिर्फ एक रैंक 3 नौजवान गू मास्टर था, तो चांग शनयिन के लिए उनकी इज्जत कई गुना बढ़ गई। हर 10 साल में योद्धा उभरते हैं और हर कोने से अजीब और गरीब दानव और राक्षस आकर सर्वोच्चता के लिए लड़ते हैं। बस इस बार इतना बड़ा कैरेक्टर कूद पड़ा है। नौजवान ट्राइब लीडर, अगर ये वुल्फ किंग चांग शनयिन और हमारे ट्राइब के लॉर्ड माजुन लड़ा, तो कौन जीतेगा? सबके मन में थोड़ी चिंता पैदा हो गई। मा यिंगजिए ने हल्के से अपनी भुहें सिकोड़ी। अगर ये किसी और पाथ का गू मास्टर होता तो ठीक था, लेकिन ये चांग शनयिन एक एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर था, 1 से 10,000 से लड़ने का एक्सपर्ट। वो अपनी विशाल सेना के साथ अकेले ही हालत बदल सकता था। आप सबने खबर पढ़ ली है। एंस्लेवमेंट पाथ के गू मास्टर की ताकत उसके जानवरों के झुंड के स्केल पर डिपेंड करती है। चांग शनयिन हाल ही में वापस आया है, इसलिए उसके पास जो जानवर हैं वो कुछ मामूली टर्टलबैक भेड़िए, रात के भेड़िए और हवा के भेड़िए हैं, और उसके पास सिर्फ 3 मिरियड बीस्ट किंग्स हैं। एक मर चुका है और दूसरा बुरी तरह जख्मी है। वो मेरे एंकल माजुन से कैसे कंपेयर कर सकता है? मा यिंगजिए ने ठंडी आ भरी और लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहा,
अंकल माजुन के पास 3 लाख घोड़ों का झुंड है। इन टेरर क्लॉ घोड़ों को मिलाकर स्केल 5 लाख तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा उनके पास एक घोड़ा सम्राट, 9 मिरियड बीस्ट किंग्स और 5 म्यूटेटेड घोड़े भी हैं। ए फ्लैट, आप खुद बताइए, क्या वुल्फ किंग का नाम उनके साथ लिया जा सकता है? आसपास के गू मास्टर्स ने एक गहरी सांस ली, हैरान भी थे और खुश भी। मैंने सोचा नहीं था कि लॉर्ड माजुन की ताकत इतनी ज्यादा होगी। वो मामूली सा वुल्फ किंग तो लॉर्ड माजुन के सामने एक बच्चे जैसा है। 5 लाख, इतना बड़ा स्केल। ये 7 या 8 मीडियम स्केल ट्राइब्स को मिटाने के लिए काफी है। मा यिंगजिए ने बात बदली, लेकिन वुल्फ किंग चैंग शनयन को अभी भी कम नहीं समझा जा सकता। मेरा ट्राइब इंपीरियल कोर्ट का मालिक बनने जा रहा है, देर सवेर हमें इस इंसान से टकराना ही पड़ेगा। इससे भी जरूरी बात, अगर वो वीरों की सभा में शामिल हो गया और किसी हुआंग जिन फैमिली से जुड़ गया, तो यूज जरूर भारी मदद मिलेगी। बड़ी संख्या में गू मास्टर्स यूज भेड़ियों के झुंड को काबू करने में मदद करेंगे और उस आगे बढ़ाएंगे। सबके चेहरों से खुशी धीरे धीरे गायब हो गई। इस नौजवान गू मास्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमने फी ट्राइब को निगल लिया है, यह हमारे सफर का सिर्फ पहला कदम है। आगे हमें और भी मजबूत दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। हमें एकजुट रहना होगा, तभी हम उन्हें हरा सकते हैं और इंपीरियल कोर्ट में दाखिल हो सकते हैं। हाँ, नौजवान ट्राइब लीडर सही कह रहे हैं। नौजवान ट्राइब लीडर समझदार और शक्तिशाली हैं, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। ट्राइब लीडर और नौजवान ट्राइब लीडर के नेतृत्व में हमारा मा ट्राइब जरूर नॉर्दर्न प्लेन्स पर राज करेगा। सब लोग अनजाने में मा यिंगजिए की कुछ बातों से प्रभावित हो गए थे और मा यिंगजिए के प्रति और भी वफादार हो गए थे। इज़मा ट्राइब के नौजवान ट्राइब लीडर ने अपने दिल में एक संतुष्ट मुस्कान दी। ऊपर से उसने एक हल्का और कॉन्फिडेंस से भरा एक्सप्रेशन दिखाया। पिताजी, आप कितनी बुरी मौत मारे। ठीक उसी वक्त पहाड़ी के नीचे से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। इस आवाज ने मा ट्राइब्समैन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मा यिंगजिए ने अस्यूम के मैदान को देखा जहां लाशें बिखरी पड़ी थी। एक बच्चा एक लाश पर, जो घावों से भरी थी, गिरकर बहुत दुख से रो रहा था। चल बे बच्चे, दफा हो जा, तू एबमा ट्राइब का गुलाम है। पास में खड़े एक आदमी ने बच्चे को पीटा और उस जबरदस्ती खींचने लगा। लेकिन वो बच्चा अपनी पूरी ताकत से जद्दोजहद करने लगा और यूएस आदमी की कलाई पर काट लिया। आदमी चीखा, उसने अपना हाथ ढीला कर दिया। बच्चा रास्ते में लुढ़कता हुआ फिर से यूएस लाश पर जा गिरा और बुरी तरह रोने लगा। हाय! मा यिंगजिए ने एक सच्ची आह भरी, ये दुख और तकलीफ में नहीं चाहता, लेकिन इस मुसीबत के दौर में कौन अकेले चैन से जी सकता है? अगर तुम नहीं मरोगे तो मैं मरूंगा। इंसान की ताकत कितनी मामूली है। मैं अपने ट्राइब के बच्चों को ऐसी किस्मत से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। नौजवान ट्राइब लीडर बहुत दयालु हैं। आसपास के गू मास्टर्स ने भी यह भरी। मा यिंगजिए ने नीचे इशारा किया, ये बच्चा वफादार और फिलियल है, लेकिन मेरी वजह से इस मुश्किल का सामना कर रहा है। तुम में से कोई एक, जाओ उस रोको और यहां ले आओ, वो अब से मेरा पर्सनल सर्वेंट बनेगा। जी हुजूर, उसके सेवकों ने जवाब दिया। उन्होंने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि सेवक रखना नॉर्दर्न प्लेन्स में एक परंपरा थी। वैसे भी एक 13 साल का बच्चा जिसका अभी तक एपर्चर JAAGRIT नहीं हुआ है, उनके लॉर्ड नौजवान ट्राइब लीडर के लिए क्या खतरा हो सकता है? बच्चे, उठ जा। मा ट्राइब के एक सीनियर ने इस आदमी को बच्चे को मारने से रोका और बच्चे की गर्दन पकड़ ली। बच्चा जोर से छटपटाया, नहीं, मुझे अपने पिताजी के साथ रहना है। बच्चे, तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरे ट्राइब के नौजवान लीडर ने तुम्हें देख लिया है और तुम्हें अपने पर्सनल सर्वेंट के तौर पर रख रहे हैं। मा ट्राइब के सीनियर ने NARM आवाज में कहा। लेकिन बच्चा सुन नहीं रहा था और बस रोता रहा, पिताजी, पिताजी। अचानक वो रुक गया और अपने पिताजी की लाश को सुन्न होकर देखने लगा। आह, तुम मेरे पिताजी नहीं हो। मेरे पिताजी की स्किन तुमसे ज्यादा काली है और उनकी नाक तुमसे ज्यादा ऊंची है, उनके कुछ सफेद बाल भी थे। बच्चा हैरानी में खुद से बड़बड़ाया, फिर गुस्से में लाश को लात मारी और फिर से रोने लगा, पिताजी, आप कहाँ हैं? सभी मा ट्राइब्समैन के माथे पर काली लकीरें बन गई। चैप्टर 490, दूसरा अपचर। जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में हर तरफ अराजकता फैल रही थी, लंग या ब्लेस्ड लैंड में सौदा भी अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। तुम्हें 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की जानकारी चाहिए? ये नामुमकिन तो नहीं है। लैंग या लैंड स्पिरिट बड़बड़ाया और फिर फैंग युआन को एक तीखी नजर से देखा। लैंग या लैंड स्पिरिट का जुनून स्पेस एस्केप गू और ग्रेट ड्रीम अमर पूज्य से जुदा हुआ था। इसके अलावा जायंट सन अमर पूज्य पहले ही गुजर चुके थे और लंग या लैंड स्पिरिट खुद लॉन्ग हेयर एंसेस्टर नहीं था,
बल्कि एक अलग जीत चीज थी। जब इमोर्टल गू हाउस रिफाइन किया जा रहा था तो वहां सिर्फ जायंट सन अमर पूजे ही एक दर्शक के तौर पर मौजूद थे। तुम्हें इतना बड़ा राज कैसे पता चला? लैंग या लैंड स्पिरिट ने पूछा। फैंग युआन मुस्कुराया। अपनी पिछली जिंदगी में मा होंगयून 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में घुसा था और जायंट सन अमर पूजे की विरासत हासिल की थी। बाद में मा होंगयून हार गया था और उसका पीछा किया गया जब तक कि वो गलती से लंग या ब्लेस्ड लैंड में नहीं घुस गया और उस वहां डेमन वेनरेबल स्टीलिंग हेवन द्वारा छोड़ी गई किस्मत मिली। लैंग या लैंड स्पिरिट ने उसके निशान देखे थे और चर्चा करते वक्त इस राज का जिक्र किया था। माहोंग ये बाद में एक गू इमोर्टल बन गया, नॉर्दर्न प्लेन्स का एक स्तंभ बन गया, एक महान योद्धा जिसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हमले का विरोध किया था। एक गहरी बातचीत के दौरान उसने इस राज का जिक्र किया जो फिर पूरी दुनिया में फैल गया। जाहिर है फैंग युआन लैंग या लैंड स्पिरिट के सामने ये सच कबूल नहीं करने वाला था। मुझे थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की विरासत मिली है और मेरे पास जायंट सन अमर पूजे के बारे में भी कई सुराग हैं। ये राज मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने इस पर काफी हिसाब किताब और अनुमान लगाया है, फैंग युआन ने हल्की सी घमंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। लैंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन के एक्सप्रेशन को देखा और अचानक कुछ समझते हुए पूछा, क्या तुम? जी, इस जूनियर ने ज्ञान मार्ग में थोड़ी बहुत सफलता हासिल की है। फैंग युआन ने बिना हिचकिचाए झूठ बोला, एकदम सच्चे एक्सप्रेशन के साथ। लैंग या लैंड स्पिरिट ने आह भरी। फैंग युआन को देखते हुए उसकी नजर में एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। ज्ञान मार्ग बहुत पहले अस्तित्व में आया था। इसकी शुरुआत को देखा जाए तो यह 3 मिलियन साल पहले प्राचीन काल में एक महान रैंक 9 द्वारा बनाया गया था। ये शख्स एक बहुत ही दुर्लभ महिला पूज्य थी। दुनिया यू स्टार कॉन्स्टलेशन अमर पूज्य के नाम से जानती थी। उसने दूसरी पीढ़ी की अमर राजा के रूप में स्वर्गीय दरबार को कंट्रोल किया। ऐसा कहा जाता है कि उसने एक बार खुद विजडम को कब्जे में रखा था और ज्ञान मार्ग का निर्माण किया था। अपनी मौत से पहले उसने स्वर्गीय राजों का अनुमान लगाया और आने वाले 3 मिलियन सालों के लिए 3 इंतजाम किए। उसकी मौत के बाद इंसानों में एक के बाद एक 3 डेमन वेनरेबल्स आए। हर एक ने हेवनली कोर्ट पर हमला किया, लेकिन अंत में इन्हीं 3 इंतजामों द्वारा रोक दिए गए। 3 पूज्यों के आगमन का अनुमान लगा पाना, इससे ज्ञान मार्ग की शान का अंदाजा लगाया जा सकता है। बच्चे, तुम सच में इस हद तक अनुमान लगा सकते हो। लगता है तुमने वाकई ज्ञान मार्ग का सार पा लिया है। जब पता चला कि फैंग युआन एक ज्ञान मार्ग का गू मास्टर है तो लैंड स्पिरिट का लहजा अनजाने में नरम हो गया। इस दौर में ज्ञान मार्ग के सच्चे वारिसों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन फिर भी कोई ज्ञान मार्ग के गू मास्टर्स को कम नहीं आंकता था। ज्ञान मार्ग के गू मास्टर्स साजिश रचने और अनुमान लगाने में माहिर होते थे और उनके कई दुश्मन तो ये भी नहीं जान पाते थे कि उनकी मौत कैसे हुई। इसके अलावा प्राचीन काल से रिफाइनमेंट पाथ का ज्ञान मार्ग से गहरा रिश्ता था। दुनिया को समझने और गू रिफाइनमेंट रेसिपीज का अनुमान लगाने के लिए गू मास्टर्स को ज्ञान मार्ग के कई तरीके इस्तेमाल करने पड़ते थे। कई गू रिफाइनमेंट मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स जब रेसिपीज बनाने में किसी बॉटलनेक पर पहुंचते थे तो ज्ञान मार्ग के गू मास्टर्स से मदद मांगते थे। लैंग या लैंड स्पिरिट को फैंग युआन की चालाकी से नफरत थी, लेकिन जब उस पता चला कि फैंग युआन ने ज्ञान मार्ग में असाधारण उपलब्धि हासिल की है तो उसका रवैया नरम हो गया। लैंग या लैंड स्पिरिट को गू रिफाइन करना पसंद था और जाहिर है यूज गू रेसिपीज पर रिसर्च और नए नए इन्वेंशन करना भी पसंद था। इस प्रोसेस में उस कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था जिन्हें सिर्फ अपनी अकाल से सुलझाना मुश्किल था। शायद भविष्य में मुझे रेसिपीज का अनुमान लगाने के लिए उसकी मदद लेनी पड़े। ये ख्याल लैंग या लैंड स्पिरिट के दिमाग में आया। कहते हैं ना, जिसका कोई स्वार्थ ना हो वो ही कठोर रह सकता है। फ्लैट जब लंग या लैंड स्पिरिट को फैंग युआन से कुछ काम था तो उसका रवैया नेचुरली बेहतर हो गया। उसने एक रैंक 4 ईस्ट विंडो गू बुलाया और उस पकड़ लिया। यह गू इन्फॉर्मेशन पाथ के अंडर एक रैंक 4 गू था। यह एक लेडीबग जैसा था, लेकिन इसका ऊपरी खोल एक खिड़की के फ्रेम की तरह चौकोर था और खास तौर पर जानकारी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपने विचार उसमें डाले और थोड़ी देर बाद अपना हाथ ढीला किया। ईस्ट विंडो गू ने अपना खिड़की जैसा खोल खोला और उड़ गया, हवा में एक चक्कर लगाकर फैंग युआन की तरफ उड़ गया। फैंग युआन ने अपने विचार भेजे और यूज चेक किया। उसके चेहरे पर तुरंत खुशी छा गई। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें चाहिए थी। फ्लैट, तुम्हारी बारी है, लैंग या लैंड स्पिरिट ने याद दिलाया। फैंग युआन हंसा। अब जब सेकंड एपर्चर गू बन गया है तो मैं भी ऐसी अच्छी चीज को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा बेचैन हूं। मैं इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें खबर भेजे दूंगा। रुको, लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपनी चतुराई दिखाई। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम इसे कब तक टालोगे?
तुम एक ज्ञान मार्ग के गू मास्टर हो, तुम साजिश रचने में टॉप हो। क्या तुम अब भी मुझे दोबारा ठगने के लिए इसका इस्तेमाल करने की सोच रहे हो? हमने अभी तक इस ईस्ट विंडो गू का सौदा नहीं किया है। ही, मेरे एक विचार से तुम्हारे हाथ में ईस्ट विंडो गू खुद ब खुद नाश हो जाएगा। फैंग युआन ने तेवर चढ़ाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? लैंग या लैंड स्पिरिट के चेहरे पर शक हाई शक था। HMPH। सिर्फ इस बात से कि तुम डेमन वेनरेबल स्टीलिंग हेवन के वारिस हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम इतने चालक हो और तुम्हारे पास ज्ञानमार्ग के तरीके भी हैं। एक बार जब तुम ब्लेस्ड लैंड से बाहर निकल जाओगे तो क्या मैं तुम्हारा पीछा कर पाऊंगा? अगर तुमने देर की और इस मौके का फायदा उठाकर फिर से ब्लैकमेल किया तो मैं क्या करूंगा? तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए? फैंग युआन ने बेचैनी से कहा। बिल्कुल, अभी इस सेकंड एपर्चर गू को मेरे सामने इस्तेमाल करो, तभी मैं चैन की सांस ले पाऊंगा। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई, इतना अच्छा आइडिया सोचकर खुश होते हुए। फैंग युआन मुस्कुराया। है, मैं अभी सिर्फ एक मामूली रैंक 5 हूं, मैं बिना इमॉर्टल एसेंस के इस इमॉर्टल गू को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? जब तक मेन ब्लेस्ड लैंड से बाहर जाकर दादा से मदद नहीं मांग लेता तब तक इंतजार करो। तुम्हारे दादा तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। बकवास मत करो, सेकंड एपर्चर गू मुझे दो, मैं खुद कर दूंगा। ये फैंग युआन ने बहाना बनाने की कोशिश की। लैंड स्पिरिट ने यह देखा और महसूस किया कि फैंग युआन सच में उस धोखा देना चाहता था, इसलिए उसका रवैया और भी सख्त हो गया। फैंग युआन ने ऐसे दिखाया जैसे उसके पास कोई चारा ना हो और मजबूरी में लंग या लैंड स्पिरिट को मदद करने दी। लैंग या लैंड स्पिरिट ने सेकंड एपर्चर गू लिया और यूएस में इमॉर्टल एसेंस डाला, फिर यूज फैंग युआन पर फेंक दिया। यह सेकंड एपर्चर गू एक मटर के दाने के आकार की हरी रोशनी में बदल गया और फैंग युआन के शरीर में समा गया। फैंग युआन का पूरा शरीर जोर से कांप उठा। मटर के दाने जैसी हरी रोशनी पहले फैंग युआन के नाभि के हिस्से में घुसी, लेकिन वहां यूज फैंग युआन के एपर्चर ने रिजेक्ट कर दिया और वो सिर्फ फैंग युआन के सीने के बीच में जाकर अचानक रुक गई। तब एक धमाका हुआ जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। मटर के दाने जैसी हरी रोशनी फट गई और एक नया अपचर बन गया जो असली भी लग रहा था और काल्पनिक भी। दूसरा अपचर। यह है दूसरा अपचर? फैंग युआन ने अपने सीने को महसूस किया और हैरानी में खुद से बड़बड़ाया। बकवास, अगर ये दूसरा अपचर नहीं तो क्या है? लैंग या लैंड स्पिरिट ने रीढ़ घुमाई। दूसरे अपचर के तुम जैसे कल्टिवेटर्स के लिए बड़े फायदे हैं। जब तुम गू इमॉर्टल बनोगे तो ये और भी बड़ा फायदा देगा। लेकिन अगर तुम अब भी तीसरे एपर्चर गू के बारे में सोच रहे हो तो ये नामुमकिन है। तुम्हें इस पूरे नए तीसरे एपर्चर गू की रेसिपी का अनुमान खुद लगाना पड़ेगा। फैंग युआन होश में आया और लंग या लैंड स्पिरिट को गहराई से देखा। दूसरे ने जानबूझकर यह टॉपिक उठाया था, इसका मतलब साफ था कि वो गू रेसिपी का अनुमान लगाने में सहयोग करना चाहता था। जब लंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन की साफ नजर देखी तो उसका चेहरा लाल हो गया। फैंग युआन हंसा और लंग या लैंड स्पिरिट से विदा लेते हुए बोला, इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैं अब चलता हूं। निकल जाओ, निकल जाओ। लैंग या लैंड स्पिरिट ने बार बार हाथ हिलाया। जब फैंग युआन पूरी तरह से चला गया तब लंग या लैंड स्पिरिट ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर अपने इरादे पकड़े जाने की वजह से थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी, ये चालक बच्चा। लेकिन जब उसने फैंग युआन के आखिरी शब्दों के बारे में सोचा जिसमें सहयोग करने का इरादा दिख रहा था, तो लैंग या लैंड स्पिरिट की एक तेजी से चमक उठी। उसने अपनी दाढ़ी सहलाई और दिन में सपने देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके पास दर्जनों और दर्जनों अधूरे गू रेसिपीज थे। जबकि वो बच्चा ऐसे राज का अनुमान लगा सकता है, तो उसने ज्ञान मार्ग में जरूर असाधारण उपलब्धि हासिल की है। उसकी मदद से मैं इनमें से ZYA डिटार गू रेसिपीज में कुछ ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, और उनमें से 13 तो शायद पूरे भी हो जाएं। लेकिन सिर्फ 2 लोगों का सहयोग बाकी 7 गू रेसिपीज को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन मुझे इस बच्चे के साथ डील करते वक्त सतर्क रहना होगा ताकि वो मेरे साथ कोई चाल ना चल दे। खुशकिस्मती से मैं आज सतर्क था और उससे सेकंड एपर्चर गू मौके पर ही इस्तेमाल करवा लिया, वरना वो मुझे फिर से ब्लैकमेल कर सकता था। कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने सेकंड एपर्चर गू को एक्टिवेट करने के लिए इमॉर्टल एसेंस बर्बाद कर दिया। लैंग या ब्लेस्ड लैंड से निकलने के बाद फैंग युआन स्टारगेट गू के जरिए हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड वापस लौट आया। उसके प्रबंधन में हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पहले ही कई अच्छे बदलाव दिखा रहा था। ब्लेस्ड लैंड के खूबसूरत पश्चिमी हिस्से में बड़ी संख्या में भेड़ियों के झुंड और कम संख्या में लोमड़ियों के झुंड एक दूसरे के साथ मिलजुलाई कर रह रहे थे। भेड़ियों के झुंड के आने से लोमड़ियों के झुंड की आरामदायक जिंदगी में खलल पड़ा होगा, लेकिन उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था।
इस सब का क्रेडिट जमीन पर लगाए गए बड़ी संख्या में आयन शेल फूलों को जाता था। इन आयन शेल फूलों के समुद्र में अनेकों गुलाबी खरगोश रहते थे। गुलाबी खरगोश आसानी से अपनी संख्या बढ़ा सकते थे और भेड़ियों के झुंड और लोमड़ियों के झुंड के भोजन का मुख्य स्रोत बन गए थे। पूर्वी हिस्से में सपने जैसी सितारों की रोशनी फैली हुई थी, जिसने सभी झीलों को सितारों के जाल से ढक दिया था। काले बादलों के विशाल विस्तार पर स्टार फ्रैगमेंट GHAAS बोई गई थी। स्टार फ्रैगमेंट GHAAS तेजी से बढ़ रही थी, और जबकि शुरू में वो सिर्फ काले बादलों के मध्य क्षेत्र पर कब्जा कर सकती थी, अब वो बादलों के किनारों तक फैल चुकी थी। फेरी याओ ग्वांग के पौधे लगाने के तरीके वाकई अच्छे हैं। स्टार फ्रैगमेंट GHAAS स्टारलाइट फायरफ्लाइज का भोजन है, और साथ ही स्टारलाइट फायरफ्लाइज की मदद से उनकी वृद्धि भी तेजी से बढ़ती है। फैंग युआन ने बार बार सिर हिलाया। ये ठीक उसी वजह से था कि उसने स्टार लॉर्ड वैन शियांग, फेरी याओ ग्वांग और अन्य लोगों से स्टारलाइट फायरफ्लाई ग्रुप के पालन पोषण के इनसाइट्स का एक्सचेंज किया था, जिससे वो कई गलत रास्तों से बच सका और काफी लाभ प्राप्त कर सका। बस इतना है कि हालांकि स्टारलाइट फायरफ्लाई ग्रुप भी बढ़ रहा है, लेकिन स्टारलाइट फायरफ्लाई गू की संख्या कम हो रही है। इन दिनों मैं बार बार स्टारगेट गू का इस्तेमाल कर रहा हूं। स्टारलाइट फायरफ्लाई गू की खपत उनके बनने की दर से बहुत ज्यादा है। फैंग युआन ने फिर अपनी नज़र जमीन पर बनी झीलों की तरफ घुमाई। ये झीलें उसने आग बुझाने के लिए पानी को उल्टा खींचकर बनाई थी। फ्लैट कई पानी के भेड़िए इन झीलों के आसपास रह रहे थे। इन पानी के भेड़ियों ने झीलों के किनारे अपने घोंसले बना लिए थे। झीलों में नीलाम जेड क्रूशन कार्प्स को खाते थे और कभी कभी पानी पीने आए जमीन की खाल वाले सुअरों को निगलने के लिए किनारे पर आते थे। नीलाम जेड क्रूशन कार्प्स और जमीन की खाल वाले सुअर दोनों ही जानवर फैंग युआन ने पहले खरीदे थे। फ्लैट उनके बड़े झुंड लिटिल हु इमोर्टल के नियंत्रण में नए माहौल में ढल चुके थे और हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड की फूड चेन का हिस्सा बन चुके थे। खास तौर पर जमीन की खाल वाले सुअर, उनकी प्रजनन क्षमता गुलाबी खरगोशों से भी ज्यादा थी और वो लगभग कुछ भी खा सकते थे, यहां तक कि मिट्टी भी। सुअर के झुंड का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगर पानी के भेड़िए और जहरीले दाढ़ी वाले भेड़िए ना होते तो जमीन की खाल वाले सुअरों की संख्या 30 से 40% ज्यादा होती। चैप्टर 491 भेड़ियों के झुंड का विस्तार। फैंग युआन को जिस चीज की सबसे ज्यादा चिंता थी वो थी एयर बबल फिश की हालत। जिन झीलों में एयर बबल फिश राखी गई थी उन्हें लिटिल हु इमोर्टल ने बड़ी सावधानी से चुना था। इन 3 झीलों के ऊपर सितारों वाले बादल द जहां स्टार फ्रैगमेंट GHAAS सबसे घनी थी और बड़ी संख्या में स्टारलाइट फायरफ्लाइज भी थे। एयर बबल फिश इन झीलों में बढ़ रही थी जहां पानी के भेड़ियों के झुंड नहीं थे, और यहां तक कि नीलाम क्रूशन कार्प्स की संख्या भी बहुत कम थी। इन 3 झीलों की लिटिल हु इमोर्टल ने खुद सुरक्षा की थी ताकि मछली के अंडों से ज्यादा कीमती एयर बबल फिश आसानी से बढ़ सके और मेच्योर हो सके। फ्लैट इन झीलों में कई नई पैदा हुई मछलियां घूम रही थी। ये बच्चा मछलियां गोल्डफिश जैसी थी जिनके पेट गोल, सर और पूंछ छोटे और न्यूकीले थे। हालांकि ये गोल्डफिश की तरह रंगीन नहीं थी और ज्यादातर दूधिया सफेद थी। इसके पास लहराती हुई पंख और पूंछ भी नहीं थी, उनकी पूंछें छोटी और नाजुक थी। इसके अलावा उनके तैरने का तरीका दूसरी मछलियों से अलग था। ये बच्चा एयर बबल फिश ऊपर नीचे हिलते हुए घूम रही थी। अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो इस साल के अंत तक ईस्टर्न सी का एयर बबल समुद्र गू इमोर्टल्स के बीच एक लड़ाई की वजह से जहरीला हो जाएगा। ट्रेजर येलो हेवन में एयर बबल फिश की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन मेरे पास अपने इस्तेमाल के लिए है पर्याप्त एयर बबल फिश नहीं है, कम समय में उन्हें बेचने की तो बात ही छोड़ दो, फैंग युआन ने सोचा। चाहे वो स्टारलाइट फायरफ्लाई गू हो या एयर बबल फिश, दोनों हाई लंबे समय के इन्वेस्टमेंट्स थे। उनसे मुनाफा मिलना शुरू होने में कम से कम 100 साल लग जाते। एयर बबल फिश के पालन पोषण के ज्ञान के बारे में फैंग युआन ने इसे बाहर से नहीं खरीदा था। अपनी पिछली जिंदगी के ज्ञान से वो एयर बबल फिश के प्रजनन दर को 30% तक बढ़ा सकता था। इसका मतलब यह था कि इस मामले में वो गू इमोर्टल्स में सबसे आगे था। फैंग युआन इस जांच से संतुष्ट था। उसने लिटिल हु इमोर्टल की तारीफ की, जिससे वो बहुत खुश हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी बर्फ जैसी सफेद पूंछ जोश से हिलने लगी। हालांकि डांग पर्वत की हालत अभी भी बिगड़ रही थी। डांग पर्वत पर खड़े होकर फैंग युआन एक तरह की मरने वाली ऑरा महसूस कर सकता था। इससे फैंग युआन का मूड गंभीर हो गया। डांग पर्वत पूरे हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में सबसे कीमती चीज थी। स्टारलाइट फायरफ्लाई गू या एयर बबल फिश कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। फैंग युआन डांग पलस वापस लौटा और लिटिल हु इमोर्टल को बुलाकर कनेक्टिंग हेवन गू को एक्टिवेट करके ट्रेजर येलो हेवन से जुड़ गया। जैसे ही वो जुड़े,
कई दिव्या चेतनाएं, डिवाइन सेंस, भेजी गई। ग्रूअल मड बेच रहा है या नहीं? मेन गू रेसिपी के ऊपर एक जोड़ी होल अर्थ गू और दूंगा। हालांकि मेरी अधूरी रेसिपी में सिर्फ 65 की ट्रेजर लाइट है, लेकिन मेन कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर कुछ हेरी मैन दे सकता हूं। हर चीज पर बात हो सकती है। ये सभी दिव्या चेतनाएं ग्रूअल मड के सौदे के बारे में थी। फैंग युआन ने पहले बड़ी मात्रा में ग्रूअल मड बेचने के लिए रखा था, एक्सचेंज में सीधे इमॉर्टल गू ग्रूअल मड की रेसिपी मांगी थी। क्योंकि यह मामला इमॉर्टल गू से जुदा था, इस सौदे ने कई लोगों का ध्यान खींचा था। हालांकि ग्रूअल मड इमॉर्टल गू रिफाइन करने के लिए जरूरी सामग्री में से एक है, लेकिन गू रेसिपी की कीमत बिना शक के ग्रूअल मड से कई गुना ज्यादा है। यह गू रेसिपीज जिन्हें वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो पहले ही सबसे ऊंची कीमत तक पहुंच चुकी हैं। फैंग युआन ने एक नजर डाली और जान गया कि सौदे का समय आ गया है। सभी ने जो कीमतें दी थी, वो संभावित अधिकतम राशि तक पहुंच चुकी थी और उनके बीच बहुत कम अंतर था। फैंग युआन ने कीमतों को देखा, लेकिन उसे एक तरफ पसंद आ गई। दूसरे का नाम इमॉर्टल मुर्फीट था। उसकी इमॉर्टल ग्रूअल मड अधूरी रेसिपी में 65 फीट ऊंची ट्रेजर लाइट थी। इस लेवल की ट्रेजर लाइट दूसरे प्रतियोगियों से थोड़ी कम थी, लेकिन उसने जो संदेश छोड़ा था उससे पता चलता था कि वो इस अंतर को पूरा करने के लिए कुछ हेरी मैन दे सकता है। आमतौर पर गू इमॉर्टल्स गू रिफाइन करने में उनकी मदद के लिए हेरी मैन पालते थे। बड़ी संख्या में हेरी मैन की मदद से गू इमॉर्टल्स को रैंक 5 गू की कमी नहीं होती थी, लेकिन इमॉर्टल गू के लिए उन्हें कोशिश करते रहना पड़ता था। ट्रेजर येलो हेवन में गुलामों का सौदा होता था और हेरी मैन उनमें सबसे लोकप्रिय थी, जिनकी कीमत अक्सर दूसरी जातियों के गुलामों से ज्यादा होती थी। रॉकमैन की तो उनके साथ तुलना भी नहीं की जा सकती थी। फैंग युआन ने पहले हाईलंग या ब्लेस्ड लैंड में कुछ हेरी मैन खरीदने का इरादा कर लिया था। इसलिए जब उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड में अनहेरी मैन को देखा था तो वो उत्साहित हो गया था। दुर्भाग्य से लंग या लैंड स्पिरिट उन्हें बेचने पर राजी नहीं हुआ और फैंग युआन इस बारे में कुछ नहीं कर सका। ए फ्लैट, उस बड़ी संख्या में वुल्फ एंस्लेवमेंट गू की जरूरत थी। उसने पहले हाई लंग या लैंड स्पिरिट से रैंक 1 से रैंक 5 तक वुल्फ एंस्लेवमेंट गू रेसिपीज हासिल कर ली थी। यूज बस इन हेरी मैन की कमी थी जो उन्हें रिफाइन करने में उसकी मदद करते। अगर सिर्फ वो और लिटिल हु इमॉर्टल हाई गू रिफाइन करते, तो शायद वो 3 महीनों में भी जरूरत के मुताबिक मात्र रिफाइन नहीं कर पाते। तुरंत लिटिल हु इमॉर्टल ने दिव्या चेतना भेजी। इमॉर्टल मुर्फीट भी मौजूद था। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं 10,000 हेरी मैन देने को तैयार हूं। लेकिन फैंग युआन सामान देखकर निराश हो गया। हालांकि तुम बहुत सारे हेरी मैन दे रहे हो, लेकिन वो सब नौजवान हैं और गू रिफाइन करने में ज्यादा मदद नहीं करेंगे। मुझे जो चाहिए वो बूढ़े हेरी मैन हैं। बूढ़े हेरी मैन? टैब तो संख्या कम हो जाएगी। इमॉर्टल मुर्फीट ने सोचने के बाद जवाब दिया। इन सालों में उसके ब्लेस्ड लैंड में हेरी मैन की आबादी जरूरत से ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो एक बैच से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था और इसलिए उन्हें सस्ते में बेच रहा था। एक दौर की सौदेबाजी के बाद इमॉर्टल मुर्फीट आखिरकार 3,000 से ज्यादा बूढ़े हेरी मैन और 7,000 से ज्यादा नौजवान हेरी मैन फैंग युआन को बेचने पर राजी हो गया। इसके लिए फैंग युआन को आधा इमॉर्टल एसेंस स्टोन और देना पड़ा। सौदा पूरा हो गया। फैंग युआन ने इमॉर्टल गू ग्रूअल मड की अधूरी रेसिपी चेक की। रेसिपी वाकई खराब थी, जिसमें सिर्फ 7% कंटेंट था और उसके अंदर का कंटेंट भी इमॉर्टल मुर्फीट ने कई बार बदला होगा, जिसके लिए फैंग युआन को असली कंटेंट के लिए उन्हें छानबीन करनी पड़ेगी। ये हैरानी की बात नहीं थी। इमॉर्टल गू रेसिपी बहुत कीमती थी और अगर वो उन्हें बेचता तो वो भी उस ऐसे ही बदल देता। हालांकि बदलाव के बाद ट्रेजर लाइट कम हो जाती, गू इमॉर्टल्स के बीच प्रतियोगिता ठीक ऐसी ही थी। इस अधूरी रेसिपी के साथ मेरे पास भविष्य में इमॉर्टल गू ग्रूअल मड की पूरी रेसिपी का अनुमान लगाने के लिए एक बुनियाद है। ये बिना बुनियाद के अनुमान लगाने से बहुत आसान होगा। इससे भी जरूरी, इमॉर्टल गू ग्रूअल मड मेरे पास है। जब तक मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता, कोई भी गू रिफाइन नहीं कर पाएगा। मैं अभी भी ग्रूअल मड बेचकर मुनाफा कमा सकता हूं, लेकिन वो फिलहाल इमॉर्टल गू ग्रूअल मड को इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में नहीं ला सकता था। लैंग या ब्लेस्ड लैंड छोड़ने के बाद उसने इमॉर्टल गू की ऑरा को छिपाने और उस दफनाने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए। ये एक ऐसी चीज थी जिसका उसके पास कोई और इलाज नहीं था। जब तक वो गू इमॉर्टल नहीं बन जाता, वो इससे ऐसे ही डील कर सकता था। ज्यादातर गू इमॉर्टल्स जिन्होंने ये ग्रूअल मड खरीदा था, वो इमॉर्टल गू रिफाइन करना चाहते थे। दुर्भाग्य से उनके लिए अपने मकसद तक पहुंचना नामुमकिन था। फैंग युआन ने ग्रूअल मड बेचना जारी रखा और भेड़ियों के झुंडों को चेक किया। भेड़ियों में बहुत मजबूत प्रजनन क्षमता होती है
और ZYA डटार ब्लेस्ड लैंड्स समय समय पर अतिरिक्त भेड़ियों से छुटकारा पाते हैं। इसलिए ट्रेजर येलो हेवन में कई गू इमोर्टल्स भेड़ियों के झुंड बेच रहे थे। 3 ट्राइब्स के साथ लड़ाई में भेड़ियों के झुंड को भारी नुकसान हुआ। मुझे मिरियड बीस्ट किंग्स की संख्या की भरपाई करनी होगी। कोई सच में वुल्फ एम्परर बेच रहा है। फैंग युआन खुशी से हैरान हो गया। जानवरों के झुंड की संरचना काफी सरल थी। उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया था। आम जानवर, 100 जानवर राजा, 1000 जानवर राजा और मिरियड बीस्ट किंग। मिरियड बीस्ट किंग के ऊपर बीस्ट एम्परर होता था। रैंक 5 वाइल्ड गू बीस्ट एम्परर के शरीर में रहता था। उनके पास रैंक 5 की लड़ाई की ताकत थी और वो मिरियड बीस्ट किंग्स को कंट्रोल कर सकते थे। यिंगमिंग और बाहुआंग, जिन्हें फैंग युआन ने 3 राजाओं के ब्लेस्ड लैंड में इस्तेमाल किया था, वो कुत्ते सम्राट थे। ये दोनों कुत्ते सम्राट रैंक 5 गू मास्टर्स के हमलों को रोकने में उसकी मदद कर पाए थे। दुर्भाग्य से फैंग युआन बाद में अपनी जान बचाने में व्यस्त हो गया और अन पर ध्यान नहीं दे पाया। यूज नहीं पता कि वो लड़ाई में मारे गए या दूसरों ने उन्हें ले लिया। आमतौर पर बहुत कम गू इमोर्टल्स बीस्ट एम्परर्स बेचते थे क्योंकि बीस्ट एम्परर्स ब्लेस्ड लैंड की ताकत का प्रतीक थे। फैंग युआन ने विवरण देखा और वजह समझ गया। पता चला कि यह एक बूढ़ा बीस्ट एम्परर था जिसके पूरे शरीर पर GHAAV थे। अस पर लगे वाइल्ड गू बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे और सिर्फ 2-3 हाई बचे थे। लगता है रात के भेड़ियों के झुंड में एक नया वुल्फ एम्परर पैदा हुआ और उसने बूढ़े वुल्फ एम्परर से लड़ाई की। इस बूढ़े भेड़िए को नौजवान वुल्फ एम्परर ने मार दिया होता, लेकिन गू इमोर्टल ने आखिरी समय में हरकत की और इस बूढ़े वुल्फ एम्परर को बेचने के लिए रख दिया। फैंग युआन ने वजह का सही अनुमान लगाया, लेकिन इसके बावजूद इस बूढ़े वुल्फ एम्परर के लिए 3 खरीदार थे। दिव्या चेतनाएं बदलती रही और आखिरकार फैंग युआन ने डू इमोर्टल एसेंस स्टोन्स का इस्तेमाल करके इस बूढ़े रात के वुल्फ एम्परर को 18,000 से ज्यादा रात के भेड़ियों के साथ खरीद लिया। फिर फैंग युआन ने 30,000 टर्टलबैक भेड़िए और 10,000 हवा के भेड़िए खरीदना जारी रखा। उनमें 2 टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग्स और 1 हवा का वुल्फ मिरियड वुल्फ किंग था। पिछले भेड़ियों के झुंड को जोड़कर फैंग युआन का भेड़ियों का झुंड 1 लाख तक पहुंच गया। ये एक ब्लेस्ड लैंड होने का फायदा है। मेन गू इमोर्टल्स के कंधों पर खड़ा होकर आराम से जानवरों के झुंड का सौदा कर सकता हूं, तुरंत उनका आकार वापस ला सकता हूं और उन्हें खिलाने या लॉजिस्टिक्स की समस्या के बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन 1 लाख अभी भी कम है। माजुन, यांगपो यांग और जियांग बाओया, इन एंस्लेवमेंट पाथ मास्टर्स के पास कम से कम 4 लाख जानवरों के झुंड हैं। खासकर जियांग बाओया, जिसके पास अपने प्राइम टाइम में 6.5 लाख से ज्यादा जानवर थे। वीरों की सभा शुरू होने वाली थी, जहां योद्धा उठेंगे और सर्वोच्चता के लिए लड़ाई करेंगे। फैंग युआन जानता था कि वो चांग शन यिन की पहचान के साथ इन लोगों से मुकाबला करने से बच नहीं सकता, इसलिए उस अपने भेड़ियों के झुंड को और बढ़ाना था। फैंग युआन ने फिर से खरीदना शुरू किया। 10,000 पानी के भेड़िए खरीदे, जिनमें 1 पानी का वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग और 6,000 वुल्फ किंग्स थे। फिर उसने थोड़ी देर सोच विचार किया और आखिरकार वर्मिलियन फ्लेम वुल्व्स पर फैसला किया। उसने अलग अलग गू इमोर्टल से 80,000 वर्मिलियन फ्लेम वुल्व्स खरीदे। नॉर्दर्न प्लेन्स में वर्मिलियन फ्लेम वुल्व्स टर्टलबैक वुल्व्स, विंड वुल्व्स और नाइट वुल्व्स के मुकाबले काफी दुर्लभ थे। वर्मिलियन फ्लेम वुल्फ के पूरे शरीर पर लाल बाल जो आग की तरह चमकते थे। वो तेजी से और जोश से हमला करते थे और उनके पास फ्लेम पाथ के गू वॉर्म्स होते थे। वो GHAS के मैदान को बहुत आसानी से नष्ट कर सकते थे और आग लगा सकते थे। अगर कोई इस बर्तरी का ठीक से इस्तेमाल कर पाता तो वो दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। फैंग युआन की योजना 1 लाख वर्मिलियन फ्लेम वुल्व्स का एक भेड़िया झुंड रखने की थी। उसने सबसे खरीदने के बाद सिर्फ 80,000 ही पाए, इसलिए बाकी 20,000 खरीदने का काम लिटिल हु इमोर्टल को दिया गया। 6 वर्मिलियन फ्लेम मिरियड वुल्फ किंग्स, 1 पानी का वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग, 3 टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग्स, 2 हवा के वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग्स, 1 म्यूटेटेड जानवर व्हाइट आई वुल्फ और 1 रात का वुल्फ बीस्ट एम्परर। फैंग युआन ने अनुमान लगाया कि उसके भेड़ियों के झुंड की लड़ाई की ताकत एक झटके में 10 गुना बढ़ गई है। अगर ये आम गू मास्टर्स होते जिनके पास गू इमोर्टल्स के तरीके नहीं होते, तो उन्हें स्टार तक पहुंचने के लिए एक बड़े ट्राइब की मदद की जरूरत पड़ती और तब भी उन्हें पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में 6-7 साल तक खोजना पड़ता। नॉर्दर्न प्लेन्स में हर आकार के भेड़ियों के झुंड थे। छोटे भेड़ियों के झुंड में अक्सर सिर्फ कुछ 100 होते थे और वो काफी नहीं थे। बड़े भेड़ियों के झुंड में हजारों होते थे। भेड़ियों के झुंड को पकड़ने के लिए सावधान योजना की जरूरत होती थी या इसे ना करना ही बेहतर था। एक कड़वी जीत काम नहीं आती और सिर्फ एक निर्णायक जीत हासिल करके ही सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता था। फैंग युआन की वर्तमान छलांग आसान लग रही थी, लेकिन असल में इसे गू इमोर्टल के तरीकों का नतीजा कहा जा सकता है।
चैप्टर 492, एक और म्यूटेटेड भेड़िया हासिल करना। इस तरह भेड़ियों के झुंड की संख्या 2 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। फैंग युआन की उब सोच विचार से चमक रही थी। मुझे आम भेड़ियों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, इस समय कोई ना कोई उन्हें खुद मेरे पास ले आएगा। ए फ्लैट, मुझे अपनी ऊपर लेवल की लड़ाई की ताकत को प्राथमिकता देनी होगी। हालांकि ट्रेजर येलो हेवन में कभी कभी बीस्ट एम्परर्स बेचने के लिए आते थे, लेकिन उन्हें थोड़ी देर के लिए दिखने के बाद गु इमॉर्टल्स जल्दी से खरीद लेते थे। फैंग युआन जानता था कि अगर वो कुछ और वुल्फ एम्परर्स खरीदना चाहता है तो ये वास्तविक नहीं था। इसलिए उसने अपना ध्यान म्यूटेटेड जानवरों पर केंद्रित किया। हर मच्योर म्यूटेटेड जानवर में एक मिरियड बीस्ट किंग के बराबर लड़ाई की ताकत होती थी। किसी भी पहले दर्जे के एनस्लेवमेंट पाथ गु मास्टर के पास म्यूटेटेड जानवरों की एक टुकड़ी उनके ट्रम्प कार्ड और अंतिम शक्ति के रूप में होती थी। जैसे कि सदर्न बॉर्डर के किंग क्वान के पास मैस्टफ ग्रुप था, जियांग बाओया के पास पहाड़ खोदने वाले चूहे का ग्रुप था, यांग पो यंग के पास बिजली के बाज का ग्रुप था और माजुन के पास पेगासस ग्रुप था। भेड़िए प्रकार के कई म्यूटेटेड जानवर थे। इस समय ट्रेजर येलो हेवन में 4 प्रकार बेचे जा रहे थे। पहला था ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ। इस भेड़िए का शरीर विशाल था, लगभग एक टीले जैसा। उसके पास खड़ा एक वयस्क आदमी ऐसा लगता जैसे एक हाथी के पास एक लोमड़ी खड़ी हो। ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ के खून जैसे लाल बाल और बाल सूखे वर्मवुड की तरह दिखते थे। उनकी हर पीठ पर एक सफेद जंगल था। यह पड असल में ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ की हड्डियां थी। वो पीठ से निकलती थी और सीधे ऊपर की तरफ बढ़ती थी। सफेद हड्डी के पेड़ों पर खून जैसे लाल पत्ते यूजीटीई थे। क्योंकि पेड़ एक दूसरे के करीब यूजीटीई ये एक खून के जंगल जैसा दिखता था। एक ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ के बच्चा पैदा करने के बाद वो बच्चे को अपनी पीठ पर लगे खून के जंगल में भेजे देती और विशाल जगह बच्चे को आराम से रहने देती। पेड़ों पर लगे खून के फल बच्चे को पोषण प्रदान करते थे। ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ चलते फिरते किले जैसे थे, हालांकि वो तेज नहीं थे, उनके पास जबरदस्त ताकत थी। ये कुछ ऐसा था जो मिरियड बीस्ट किंग्स भी नहीं कर सकते थे। दूसरा प्रकार था शार्क फिन वुल्फ। ये जमीन और पानी दोनों का म्यूटेटेड जानवर था। ये एक हाथी जैसा दिखता था, लेकिन उसके शरीर पर चिकने और चमकदार मगरमच्छ के स्केल्स थे। साथ ही उनके शरीर के किनारों पर तीखे गहरे नीले फिन्स थे। उनकी पीठ पर फिन्स की कतारें थीं जो एक शार्क के फिन्स जैसी दिखती थी। ये फिन्स भेड़िए के सर से उसकी पूंछ तक एक रेखा बनाती थी। शार्क फिन वुल्व्स में म्यूटेटेड भेड़ियों में सबसे अच्छा बचाव था, साथ ही वो पानी के नीचे लड़ सकते थे। तीसरा था फ्रेंजी वुल्फ। फ्रेंजी वुल्फ का शरीर चांदी और ग्रे रंग का था। उसकी 3 ईंटें थी और शरीर बड़ा नहीं था, लगभग 1000 बीस्ट किंग्स के आकार का। लेकिन जो लोग उसके आकार के कारण यूज कमाते थे, उन्हें अक्सर भरी कीमत चुकानी पड़ती थी। जब फ्रेंजी वुल्फ लड़ता तो वो एक आक्रामक अवस्था में चला जाता। वो बहुत तेजी से हिलता और तब तक नहीं रुकता जब तक दुश्मन मर ना जाए। खासकर जब उसकी तीसरी आंख खुलती तो उसकी लड़ाई की ताकत 5 गुना बढ़ जाती। जब तीनों ईंटें एक साथ खुल जाती तो लड़ाई के नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मर जाता। ये एक ऐसी भेड़िया प्रजाति थी जो भयानक लड़ाइयों में अपने शरीर की परवाह नहीं करती थी। चौथा था व्हाइट आइज वुल्फ। व्हाइट आइज वुल्फ की ईंट पूरी तरह से सफेद थी। उनकी दृष्टि बहुत अच्छी थी, यहां तक कि रात में भी उनकी दृष्टि को रोका नहीं जा सकता था। ट्रेजर येलो हेवन में एक ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ, 3 शार्क फिन वुल्व्स, 2 फ्रेंजी वुल्व्स और 5 व्हाइट आइज वुल्व्स बेचने के लिए थे। उन सबको फैंग युआन ने खरीद लिया। उसी समय 2 सदर्न बॉर्डर के शैडो सेक्ट ब्लेस्ड लैंड में बूढ़े आदमी यानशी ने अपनी ईंट सिकोड़ ली जब वो हवा में लटके कनेक्टिंग हेवन गु को घूर रहा था। फैंग युआन ने ठोके में भेड़ियों के झुंड खरीदे, यहां तक कि वुल्फ एम्परर्स और म्यूटेटेड वुल्व्स भी। इसने इस ज्ञान मार्ग के गु इमॉर्टल का ध्यान खींचा। ये फैंग युआन, उसने अचानक इतने सारे भेड़िए खरीदे, वो करना क्या चाह रहा है? ये रहस्यमयी रैंक 7 ज्ञान मार्ग का गु इमॉर्टल जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता था, उसके माथे पर बाल पड़ गए। उसने अनुमान लगाने के लिए अपने गु का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ये था कि फैंग युआन मुनाफे और व्यापार के लिए भेड़ियों के झुंड पालना चाहता था। ये नतीजा उस संतुष्ट नहीं कर पाया। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का माहौल लोमड़ियों के झुंड पालने के लिए सबसे अनुकूल है। हालांकि भेड़िए लोमड़ियों जैसे ही होते हैं, लेकिन वो आखिरकार अलग हैं। ब्लेसड लैंड्स वरदान प्राप्त होते हैं, वो सौभाग्य की भूमि थे। लेकिन हर ब्लेस्ड लैंड अलग था, उन्हें अलग अलग वरदान मिलते थे। जैसे कि हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड लोमड़ियों पालने के लिए सबसे उत्तम था। इस इलाके में रहने वाली लोमड़ियां बेहतर बढ़ती और तेजी से प्रजनन करती।
जबकि लंग या ब्लेस्ड लैंड गू रिफाइन करने के लिए अनुकूल था, माहौल हैरी मेन के रहने के लिए अनुकूल था। शैडो सेक्ट ब्लेस्ड लैंड सोल पाथ गू मास्टर्स की खेती को लाभ पहुंचता था। उसके दिल की गहराइयों में बेस अनुभूति ने बूढ़े आदमी यानशी को बताया कि फैंग युआन की हरकतों का मतलब बहुत गहरा था। लेकिन ज्ञान मार्ग सर्वज्ञानी नहीं था, उसकी अपनी कमजोरियां थी। वरना ज्ञान मार्ग गु दुनिया पर राज करता, कई पथों के फल फूलने का दृश्य नहीं होता। ज्ञान मार्ग को अनुमान लगाने के लिए सबूत चाहिए होते थे। जितने ज्यादा सबूत उनके पास होते, उनके अनुमान उतने ही विश्वसनीय होते। ज्ञान मार्ग का गु मास्टर एक ज्यादा सटीक उत्तर की तरफ निर्देशित होता। लेकिन बूढ़े आदमी यानशी के लिए, हालांकि वो एक ज्ञान मार्ग का गु इमॉर्टल था, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि फैंग युआन भविष्य से है। बूढ़े आदमी यानशी ने अनुमान लगाया था कि फैंग युआन ने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड जाने के लिए फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गु का इस्तेमाल किया था। लेकिन वो कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि फैंग युआन नॉर्दर्न प्लेन्स गया था। अगर फैंग युआन ने ट्रेजर येलो हेवन में डिवाइन ट्रैवल गु बेचा होता, तो शायद वो इसका संबंध जोड़ पाता। लेकिन फैंग युआन सतर्क था, उसने डिवाइन ट्रैवल गु लैंग या ब्लेस्ड लैंड को बेचा। बूढ़े आदमी यानशी के पास सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की कमी थी, इसलिए उसका अनुमान गलत निकला। उसने कुछ और बार कोशिश की, लेकिन उस फिर भी वही नतीजा मिला। क्या मुझे इसके लिए सच में अपने जीवन गु का इस्तेमाल करना होगा? बूढ़े आदमी यानशी ने यह सोचा तो उसके रोम छिद्र फैल गए और उसके अंदर से धुएं के निशान बहने लगे। सफेद धुएं का बादल उठा और उसके सर के ऊपर इकट्ठा होकर एक गरजते हुए बादल में बदल गया। बादल धुंधला था, जैसे ही वो प्रकट हुआ, उससे एक घनी इमॉर्टल गु की ऑरा फूट पड़ी। लेकिन इस रैंक 7 इमॉर्टल गु की ऑरा अनिश्चित थी, ये रात के आसमान में सितारों की तरह थी, इसका पता लगाना नामुमकिन था। ये 1000 कदम दूर से कमल की खुशबू जैसी भी थी, उपस्थिति बहुत हल्की थी। हर बार जब बादल गरजता, तो अंदर अनंत परिवर्तन होते, अन सबको समझना नामुमकिन था। अगर बाहरी लोग इसे समझने की कोशिश करते, तो उन्हें स्पष्ट उत्तर मिलते। ये बूढ़े आदमी यानशी का जीवन गु था, हेवनली सीक्रेट। हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गु। ये स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों को उजागर कर सकता था, भले हाइगु इमॉर्टल के पास कोई सबूत या सुराग ना हो, ये उन्हें सीधे सच तक ले जा सकता था। जब बूढ़े आदमी यानशी को पता चला कि किलर गोस्ट डॉक्टर स्लेवरी गु के अधीन है, तो उसने हेवनली सीक्रेट गु का इस्तेमाल करके अनुमान लगाया कि फैंग युआन एक दिन सदर्न बॉर्डर वापस आएगा। इसलिए बूढ़े आदमी यानशी ने ये जाल बिछाया और फैंग युआन के आने का इंतजार किया। अभी बूढ़ा आदमी यानशी हिचकिचा रहा था, वो सोच रहा था कि यूज हेवनली सीक्रेट गु का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। हालांकि हेवनली सीक्रेट गु शक्तिशाली था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। बूढ़ा आदमी यानशी हर बार इसका इस्तेमाल करते समय सफल नहीं होता था, 10 में से कम 8 बार असफल होता था। एक बार असफल होने पर बूढ़ा आदमी यानशी को एक इमॉर्टल गु के प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता था। अगर ये प्रतिक्रिया आम चोटें होती तो ठीक था, लेकिन ये अत्यंत शक्तिशाली थी और किसी को भी डर महसूस कराती थी। बूढ़े आदमी यानशी की आत्मा और शरीर सही सलामत रहते, हेवनली सीक्रेट गु की प्रतिक्रिया सिर्फ उसकी जीवन अवधि पर निशाना लगाती थी। एक बार जब उस प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता, तो बूढ़ा आदमी यानशी अपनी बची हुई जीवन अवधि के दास से 70 साल खो देता। एक गु मास्टर की अपने रैंक को बढ़ाने की साधना का उसकी जीवन अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए गु मास्टर्स के पास एक तरीका था जो सबसे अच्छा था, वो था लाइफ स्पैन गु। लाइफ स्पैन गु का इस्तेमाल एक गु मास्टर की जीवन अवधि को बिना किसी परिणाम के बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा अन्य परंपरागत तरीके थे जो जीवन अवधि बढ़ा सकते थे, लेकिन इनमें से हर तरीके में या तो कमजोरी या दोष थे। मेरे वर्तमान शरीर में लगभग 80 साल की जीवन अवधि बची है। सबसे गंभीर प्रतिक्रिया भी मेरी जिंदगी के सिर्फ 70 साल ले लेगी। मेरे पास अभी भी 10 साल बचेंगे, ये मेरी स्वर को चुनौती देने वाली योजना को अंजाम देने के लिए काफी है। लेकिन ये छोटे मामले आमतौर पर बड़ा प्रतिक्रिया नहीं देते, ज्यादातर मैं लगभग 13 या 14 साल खो दूंगा। लेकिन क्या इसके लिए हेवनली सीक्रेट गु का इस्तेमाल करना लायक है? ये स्वर को चुनौती देने का काम जरूर मेरे दुश्मनों के ध्यान में आएगा जब मैं महत्वपूर्ण चरण में पहुंचूंगा। भविष्य में मुझे अभी भी भविष्य का अनुमान लगाने के लिए हेवनली सीक्रेट गु का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे वो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गु मिल जाए जो फैंग युआन के पास है, तो ये मेरी योजना के लिए एक बड़ी मदद है। अभी की ही बात करें, अगर मेरे पास लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने के लिए फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गु होता, तो मैं इच्छा अनुसार हमला कर सकता या पीछे हट सकता। लैंग या लैंड स्पिरिट मेरा क्या कर सकता? मुझे इस बार इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता।
बूढ़े आदमी यानशी ने सोच विचार किया और हार मानने का फैसला किया। हालांकि हेवनली सीक्रेट गू शक्तिशाली था, लेकिन ये एक बड़ा जाल था। सफलता की संभावना बहुत कम थी। इसके अलावा असफलता के परिणाम बहुत गंभीर द बूढ़ा आदमी यानशी अपनी जीवन अवधि को बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहता था। इस समय ये अनुमान लगाने के लिए कि फैंग युआन के पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू है या वो कहाँ गया, उसने पहले 70 साल खर्च किए और एक ऐसा नतीजा पाया जिसने उस लंबे समय तक हैरान कर दिया। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में था। वो हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में था। वो वहां कैसे पहुंचा? उस क्या अवसर मिला कि यूज हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की एक दृश्य छवि मिल गई? ठीक है, फैंग युआन ने ब्लेस्ड लैंड के अंदर छिपना शुरू कर दिया और बाहर आने से माना कर दिया। बूढ़े आदमी यानशी की फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू लेने की योजना शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। लेकिन शुक्र है, उसने हेवनली सीक्रेट गू का इस्तेमाल किया और अपनी जीवन अवधि के 80 साल और खर्च करके हमला करने का सबसे संभव अवसर ढूंढ लिया। भविष्य में किसी दिन फैंग युआन सदर्न बॉर्डर वापस आएगा और यीटियन पर्वत की लड़ाई में शामिल होगा। इस फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू के लिए बूढ़े आदमी यानशी ने अपनी जिंदगी के 150 साल खर्च कर दिए। छोड़ो, जब मुझे नतीजे मिल ही गए हैं तो मैं यहां उसका इंतजार करूंगा। उसके भेड़िए पालने का मामला चिंता का विषय नहीं है। एक ज्ञान मार्ग के गू इमॉर्टल के रूप में एक मामूली इंसान मेरी खुद की बनाई साजिश से कैसे बच सकता है? ही बूढ़े आदमी यानशी ने हंसी उड़ाई जब उसने अपनी एड़ खोली। उसकी व्हाइट आइज वुल्फ जैसी थी, कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेद रंग था। उसने कनेक्टिंग हेवन गू को घूरा, उसके होठ और ज्यादा मुड़ गए जब उसने कहा, तुम एक मामूली इंसान हो लेकिन तुमने मेरी जिंदगी के 150 साल बर्बाद कर दिए। भविष्य में जब तुम मेरी साजिश से मरोगे तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा सम्मान होगा। लेकिन अब ये मत सोचना कि तुम अच्छे से रहोगे। बूढ़े आदमी यानशी ने कुछ देर काम किया। बहुत जल्दी फैंग युआन को हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अरे नहीं, कोई वुल्फ एंस्लेवमेंट गू रिफाइन करने की सामग्री ठोके में खरीद रहा है। फैंग युआन ये सामग्री खरीदना चाहता था, लेकिन बूढ़ा आदमी यानशी उससे एक कदम आगे था। उसने जल्दी से उन्हें खरीदने की कोशिश की, लेकिन बहुत बड़ा का सामना करना पड़ा। कई गू इमॉर्टल ने जानबूझकर उसके खिलाफ कीमतें बढ़ा दी, जिससे उस बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा और उसने जो कुल सामग्री प्राप्त की वो उम्मीद से कम थी। फैंग युआन ने एड़ सिकोड़ ली। उसकी नज़र सुई की तरह तीखी थी। कोई जानबूझकर मेरे लिए समस्या पैदा कर रहा है। HMPH, यह लंग या लैंड स्पिरिट नहीं हो सकता, उसके पास इतना प्रभाव नहीं है। तो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के अलावा यह सिर्फ वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी यानशी ही हो सकता है। ही अचानक फैंग युआन हंसा। अगर ये पहले होता तो वो ऐसी स्थिति में लाचार होता, लेकिन अब ये अलग था। उसके पास बड़ी संख्या में वुल्फ एंस्लेवमेंट गू रेसिपीज थी। यह रेसिपीज रैंक 1 से 5 तक थी और हर रैंक पर अलग अलग प्रकार के वुल्फ एंस्लेवमेंट गू रेसिपीज थी। ये सामग्री जिन्हें गू इमॉर्टल्स ने यूज खरीदने से रोका था, वो सिर्फ आम वुल्फ एंस्लेवमेंट गू रेसिपीज में सामग्री थी। कई गू रेसिपीज में नवीन विचार दी और अलग अलग रास्ते अपनाए गए थे, खासकर लंग या लैंड स्पिरिट की व्यक्तिगत रेसिपीज। ये गू इमॉर्टल्स इन सामग्रियों का उपयोग कैसे समझ सकते थे? चैप्टर एंड।